नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, जो कि 24 और 25 फरवरी 2020 को हुई। और उसके उपलक्ष्य में एक इवेंट भी रखी गई जिसको नमस्ते ट्रंप जो है वो कहा गया। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई, उसके अंदर ट्रंप की स्पीच हुई और उसके बाद में आगरा की विजिट होना, ताजमहल की विजिट होना और उसके बाद में दिल्ली के अंदर कई प्रकार के जो बातचीत है उन बातचीत को भी अंजाम दिया गया। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ये विजिट थी और क्या इसका महत्व है इस विजिट का, क्या आउटकम्स इसके निकले हैं और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो रह गए हैं। मुझे तो इस बात में पूरी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी विजिट थी, तो उस विजिट से एक बात की काफी संतुष्टि हुई कि ट्रंप साहब ने कुछ उल्टा सीधा जो है वो नहीं कहा। और जो कहा वो बहुत ही मतलब वो जो स्पीच थी मोटेरा स्टेडियम की, वो बहुत अच्छी स्पीच थी। और मतलब यूएस प्रेसिडेंट के मुंह से इतनी सब बातें निकलना, ये अपने आप में एक जो गहराती हुई दोस्ती है उसको निश्चित रूप से दर्शाता है। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये क्या विजिट थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या जो बातें हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं वो किए गए, कहाँ कहाँ जो है कमियां रह गई। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करें कि नमस्ते ट्रंप या विजिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट टू इंडिया और उसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो देखो, इंपॉर्टेंस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसका सामरिक महत्व जो है वो इस विजिट का रहा। सामरिक महत्व क्यों? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का विजिट होना ही अपने आप में दिखाता है कि भारत और यूएस जो है वो अब लगातार एक दूसरे के सहयोगी बन चुके हैं। अगर हम प्रीवियस विजिट्स की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा यूएस प्रेसिडेंट्स की विजिट्स जो है वो भारत में नहीं होती। और अगर हम देखें तो अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें 1959 में पहली बार आइजनहावर जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो भारत आए थे। उसके बाद 1969 10 साल का गैप रहा और 1969 के अंदर रिचर्ड निक्सन जो है वो भारत की यात्रा पर आए। और वो यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स थे उन टेंशन्स को कम करना था। और उस वक्त पाकिस्तान की ओर इनका झुकाव रहा। और इसके बाद में जो अगली विजिट हुई वो फिर 1978 रिचर्ड जिमी कार्टर की। और जिमी कार्टर की विजिट यानी फिर वापस लगभग 10 साल का जो गैप है वो रहा। और जिमी कार्टर की जो 1978 की जो विजिट थी उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 20 साल का टाइम पीरियड जो है वो रहा, 20 साल से भी ज्यादा का टाइम पीरियड रहा। और 2000 के अंदर जाकर फिर वापस बिल क्लिंटन की जो विजिट है वो भारत में हुई। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उसके बाद से जितने प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं वो एक ना एक बार तो कम से कम भारत आए हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो 2006 के अंदर भारत की यात्रा पर आए। उसके बाद बराक ओबामा तो अपने दोनों कार्यकालों के अंदर भारत आए, 2010 के अंदर वो भारत आए, उसके बाद 2015 के अंदर आए। और 2015 के अंदर जब आए थे तब तो वो रिपब्लिक डे के गेस्ट जो है वो भी बने। और डोनाल्ड ट्रंप के भी जो कार्यकाल है उसका ये अंतिम वर्ष है और अंतिम वर्ष के अंदर उन्होंने एक यात्रा जो है वो भारत की कर ली। और इस प्रकार ये दर्शाया जाता है कि भाई हर जो राष्ट्रपति आ रहा है वो कम से कम एक यात्रा तो भारत की कर ही रहा है। और जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हुए हैं, जिस प्रकार की ग्लोबल चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें यूएस और जो इंडिया है उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं। चाहे वो राइज ऑफ चाइना हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, इन सभी मामलों के अंदर भारत और यूएसए जो है वो एक दूसरे के सहयोगी निकलकर आए हैं। और इसी को दर्शाता हुआ ये जो विजिट है वो भी है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है वो इस विजिट का था कि यूएस प्रेसिडेंट की जो विजिट्स हैं उनके अंदर रुकावट नहीं होनी चाहिए, हर प्रेसिडेंट कम से कम एक बार तो भारत आए। और ये उसको दर्शाता। और दूसरी इस विजिट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये एक सोलो विजिट थी, एकल यात्रा थी। एकल यात्रा सिर्फ भारत ही हुआ है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति लगभग अगर आने जाने का देखें तो लगभग 37-38 घंटे की फ्लाइट को करना और इतना मतलब परेशान होकर व्यक्ति आए, और वो सिर्फ किसके लिए? एक देश के लिए। अगर एक देश के लिए वो आता है तो वो दर्शाता है कि रिलेशंस के अंदर उस देश की जो स्टेटस है वो रिलेशंस के अंदर कितना बड़ा है। और ये दिखा रहा है क्योंकि उससे पहले जब भी यूएस प्रेसिडेंट भारत आते थे तो वो भारत के साथ साथ अन्य देशों की विजिट जो है वो भी किया करते थे। और अब हमको ऐसा देखने को मिला है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत को ही टारगेट करता हुआ अगर यूएस प्रेसिडेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि भारत की जो वैल्यू है वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सोलो विजिट थी और सोलो विजिट के कारण भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रक्षा क्षेत्र
भारत और यूएसए की जो सहयोग है, उस सहयोग के अंदर एक नया जो पैटर्न आया, वो बढ़कर आया, वो है रक्षा क्षेत्र के अंदर, डिफेंस के अंदर। हमें यूएसए की जरूरत है और यूएसए को हमारी जरूरत है। हमें तो यूएसए की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा जो डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें ओवर डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, कि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से ही हम इंपोर्ट करते आए हैं, और हम चाहते हैं कि अब रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो और इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो हम चाहते हैं कि यूएसए के पास में जो उपलब्ध एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो हमको भी मिले, ताकि हमारे जो डिफेंस थ्रेट्स हैं उन डिफेंस थ्रेट्स को मुकाबला किया जा सके। और इसके साथ साथ में ये भी जरूरी है कि भारत खुद का डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट जो है उसको डेवलप करे, और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो भी होना चाहिए। और इसके लिए भी यूएसए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्रीमेंट्स जो है वो पहले हमने किए हैं यूएसए के साथ में, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो किए हैं। यूएसए ने मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस जो है भारत को दिया है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टाइप 1 के अंदर जो है भारत को रखा गया है। तो एक गहराती हुई डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो भी हमको यहाँ पर दिखाती है। फिर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी का जो सेक्टर है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में यूएसए जो है वो भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का बन चुका है यूएसए। और इस ट्रेड की एक अच्छी बात ये है कि इस ट्रेड के अंदर ये जो ट्रेड है, ये व्यापार यूएसए के साथ जो व्यापार है वो भारत की ओर झुका हुआ है, यानी भारत यूएसए को ज्यादा निर्यात करता है और वहां से कम आयात करता है। और निर्यात के अंदर भी अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए के अंदर काफी बड़े मात्रा के अंदर हुआ है। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, उस आईटी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के अंदर यूएसए का जो मार्केट है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, और हम लगातार वहां पर एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर कई सारी जॉब्स जो है उसके कारण क्रिएट हुई है। तो ये जो ट्रेड का सेक्टर है, ये ट्रेड का सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यूएसए से बहुत बड़ी मात्रा में हमको एफडीआई जो है वो मिलती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी लेकर, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी वहां से काफी ज्यादा जो है वो आता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएसए काफी इंपॉर्टेंट भारत के लिए बन जाता है। एनर्जी का सेक्टर जो है वो एक और बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर कॉर्पोरेशन किया जाता है। एनर्जी में हम आजकल यूएसए से ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वर्तमान में यूएसए विश्व के सबसे बड़े ऑयल तेल उत्पादक देशों के अंदर से आ गया है, और हम अब यूएसए से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं, उस एनर्जी की डिमांड में हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब वगैरह, ये जो आसपास के देश हैं, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो, और हमारा जो एनर्जी का मार्केट है, मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। और उस डाइवर्सिफाई करने के अंदर यूएसए जो है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पार्टनर हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से एनर्जी के सेक्टर के अंदर भी, और एनर्जी के सेक्टर में सिर्फ ये ऑयल और गैस की ही बात नहीं है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर भी, और न्यूक्लियर जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर, उसके लिए भी यूएसए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो पहले ही हो चुकी है, और वो भी दर्शाता है कि हम हमारे एनर्जी मार्केट को किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और रिन्यूएबल और जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा दें और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर दें, इसका उपाय हमें यूएसए के माध्यम से मिल सकता है। फिर टेररिज्म एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि भारत जो है वो आतंकवाद से ग्रसित देशों के अंदर, पीड़ित देशों के अंदर भारत काफी बड़े नंबर पे आता है, और इसका जो देखा जाए कि इसका अगर बेस है तो वो पाकिस्तान के अंदर है, और हम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए यूएसए का लगातार सहयोग जो है वो ले रहे हैं। चाहे एफएटीएफ के अंदर, ग्रे लिस्ट के अंदर उसको शामिल करवाना हो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन पर दबाव बनाने की बात हो, इन सभी के अंदर यूएसए का सहयोग जो है भारत को निरंतर रूप से मिलता आया है। और यूएसए खुद भी आतंकवाद से काफी ज्यादा पीड़ित रहा है। 9/11 की घटना हुई, और उसके बाद से आतंकवाद के विरुद्ध एक वैश्विक युद्ध की घोषणा यूएसए के द्वारा की गई, और उस वैश्विक युद्ध के अंदर भारत ने यूएसए के सहयोग की जो बात है वो कही है। तो इस प्रकार से टेररिज्म का भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर भी भारत और यूएसए जो है आपस में सहयोग करते हैं, और इस यात्रा से वो भी दर्शाता है कि भाई हम इस सहयोग को आगे भी बढ़ाएंगे। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो है इंडियन डायस्पोरा। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जो है वो यूएसए के अंदर रहते हैं, और ये जो इंडियन डायस्पोरा है ये सिर्फ संख्या वाला ही नहीं कि भाई यहाँ पर इनका नंबर ही है, नंबर के अलावा ये जो लोग हैं इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। 2020 के अंदर यूएसए का ये इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट का सोलो विजिट भारत में होना, ये भी दर्शाता है कि वह इस इलेक्शन ईयर के अंदर जो वहां रहने वाले भारतीय हैं उन भारतीयों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वहां पर रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, 2 पार्टीज हैं वहां पर, एक डेमोक्रेट है और दूसरी रिपब्लिकन। तो जो इंडियंस हैं, वहां पर रहने वाले इंडियंस हैं, वो पिछले काफी समय से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हुए आए हैं।
और अब उनके जो स्टैंड में थोड़ा बहुत चेंज जो है वो आ रहा है, और अब वो रिपब्लिकन कैंडिडेट जो है उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट जो है वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी वहां पर रहती है वह डोनाल्ड ट्रंप को जो है सपोर्ट करे, रिपब्लिकन कैंडिडेट्स जो है उनको सपोर्ट करे। तो इस प्रकार से ये जो यात्रा है ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा रही। अब इस यात्रा के अंदर क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉपरेशन रहे, क्या चैलेंजेस रहे, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो सबसे पहला जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो है स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, सामरिक सहयोग। सामरिक सहयोग के अंदर भारत और यूएसए के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है उसको एक नया स्टेटस, एक नया दर्जा जो है वो दिया गया, और इस दर्जे को कहा गया व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसको जो दर्जा दे दिया गया वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो जब भी यूएस और इंडिया के रिलेशंस को डिफाइन करें तो इस फ्रेज का प्रयोग जो है वो जरूर करना है, और एज इट इज ही इसका प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, सामरिक साझेदारी होती है जिसके अंदर दो देश एक दूसरे के सामरिक हितों की रक्षा करते हैं। सामरिक हित वे हित होते हैं जो कि दूरगामी हित होते हैं, लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट होते हैं, इन लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट को हम कहा करते हैं सामरिक हित या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हमारे जो दूरगामी हित है, उनको यूएसए प्रोटेक्ट करेगा और यूएसए के दूरगामी हितों को भारत प्रोटेक्ट करेगा। अब अगर ये सिर्फ सामरिक साझेदारी होती तब तो दोनों एक दूसरे की बातें ही करते, परंतु ये वैश्विक सामरिक साझेदारी है, ग्लोबल। हम सिर्फ इंडिया और यूएस के बायलैटरल जो इश्यूज है उन्हीं की बात नहीं करेंगे, हम ग्लोबल इश्यूज जो है ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी कोऑपरेट करने का काम करेंगे। जैसे पेंडेमिक है ग्लोबल, ये जो पेंडेमिक अभी कोविड-19 का, अब ये पेंडेमिक कोई भारत और यूएसए का बायलैटरल नहीं है, ये ग्लोबल इशू है, और ग्लोबल इशू है तो इस ग्लोबल इशू के अंदर भारत और यूएसए का पार्टनरशिप जो है वो होना चाहिए। फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित सब्जेक्ट्स या कुछ निश्चित सेक्टर के अंदर ही ये पार्टनरशिप हो, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में ही हम ये काम करें, हम हेल्थ के सेक्टर को भी ले सकते हैं, हम स्पेस कोऑपरेशन को भी इसके अंदर ले सकते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी इसको ले सकते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप कोई बायलैटरल पार्टनरशिप जो है तक नहीं रही है, ये अब कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बन गई है। ये काफी भारी शब्द है, और उस भारी शब्द तक भारत और यूएस की जो पार्टनरशिप है उसको पहुंचा दिया गया है। तो ये एक बड़ा जो चेंज है वो हुआ है। उसके बाद भारत अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है काफी लंबे समय से, और इसके अंदर हमें दूसरे देशों की भी निश्चित रूप से सहयोग चाहिए, और उसके अंदर बड़ा सहयोग जो मिल रहा है वो है यूएसए का। कि ग्लोबल लीडरशिप के अंदर देखो सबसे पहला तो है कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत का बचपन का सपना है कि बड़ा होकर वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट जो है उसको प्राप्त करे। और इसके अंदर ये जो भारत का सपना है, इसके अंदर सहयोग करने की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस के यूएसए के द्वारा कही गई है। तो ये जो विजिट थी, इस विजिट के अंदर फिर वापस उन्होंने भारत का सपोर्ट किया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट के रूप में भारत का सहयोग जो है वो करेंगे। फिर दूसरा एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, इस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भी भारत की सदस्यता का समर्थन यूएसए के द्वारा किया गया। देखो ये जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ये क्या है, तो ये एक ऐसा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, एक निर्यात को नियंत्रित करने वाला समूह है जो कि नाभिकीय सामग्री और नाभिकीय तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मटेरियल। इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का काम जो है एनएसजी के द्वारा किया जाता है। 1974 में स्थापना हुई थी इसकी, और 48 इसके मेंबर्स हैं। भारत लंबे समय से इसका सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, परंतु चीन के विरोध के कारण भारत की सदस्यता जो है अब तक संभव नहीं हो पाई है। और फिर भी भारत ने जो यूएसए ने वापस एक बार भारत का समर्थन जो है उसके अंदर किया है कि एनएसजी की सदस्यता में भारत का समर्थन यूएसए कर रहा है। फिर ब्लू डॉट नेटवर्क, इसकी चर्चा हम पिछले एक वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है। तो ब्लू डॉट नेटवर्क जो है उसके अंदर भी भारत को इनवाइट किया गया है यूएसए के द्वारा कि भारत जो है वो भी ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करे। तो इस प्रकार की बात जो है वो हुई। तो ये ग्लोबल लीडरशिप की जो बातें हैं वो यहाँ पर है। इसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा आया वो था इंडो
पैसिफिक का। हिंद प्रशांत, भारत और यूएसए की जो पार्टनरशिप है, खासकर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसमें इंडो पैसिफिक जो है हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वो एक काफी महत्वपूर्ण बन गया। पहले यूएसए के द्वारा जिस फ्रेज या जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था वो होता था एशिया प्रशांत, और अब एशिया प्रशांत की जगह यूएसए ने शब्द बदल कर दिया हिंद प्रशांत। ये सिर्फ शब्द बदलना नहीं है, ये पूरी प्रियोरिटी या फिर ये कहा जाए कि कॉन्सेंट्रेट किस सेक्टर पर किया जाए तो वो बदल दिया गया। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। क्यों यहां पर सहयोग की जरूरत है? निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर जो बड़ी थ्रेट है वो है चाइना, और चीन का जो राइज है या चीन का जो थ्रेट है इस एरिया के अंदर, इसको काउंटर करने के लिए, इसको कम करने के लिए यूएसए जैसे देश के साथ में सहयोग जो है वो जरूरी है। तो इंडो पैसिफिक के अंदर सहयोग किया जा रहा है। इसमें कई प्रकार की टॉक्स, बातचीत जो है वो बातचीत की बात कही गई और कहा गया कि इन बातचीत को लगातार कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे कौन कौन सी बातचीत जो है वो होती है, तो एक तो कहा गया 2+2 डायलॉग जो होता है उसको और कंटिन्यू किया जाएगा। 2+2 डायलॉग होता है भारत और यूएसए के बीच में। 2+2 डायलॉग के अंदर क्या होता है, तो इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री जो है वो इसके अंदर भाग लेते हैं। अब तक भारत और यूएसए के बीच में 2 बार 2+2 डायलॉग, जो मिनिस्ट्रियल लेवल का 2+2 डायलॉग है वो आयोजित किया जा चुका है, और ये भी कहा गया कि आगे भी इसी प्रकार के डायलॉग्स जो है वो कंटिन्यू किए जाएंगे। दूसरा, जय की मीटिंग। जय क्या है? जापान, अमेरिका, इंडिया। जापान, यूएसए और इंडिया, इन 3 देशों की जो वार्ता है, इन 3 देशों की वार्ता को कहा जाता है जय। और ये कहा गया कि ये जो त्रिपक्षीय वार्ता है, ये ट्राइलेटरल जो डायलॉग है, ये मतलब जो टॉक्स है, इसको भी आगे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जापान, यूएसए और इंडिया भी मिलकर जो इंडो पैसिफिक है उसमें कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद अगली जो बात है वो क्वाड की है। क्वाड के अंदर चतुष्कोणीय वार्ता है, चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है इसमें यूएसए है, इसमें इंडिया है, इसमें जापान है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। ये जो 4 देश हैं, ये 4 देश आपस में मिलकर सहयोग करते हैं और सहयोग करके इसको इंश्योर करते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो चीन का प्रभाव है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, या आपस में ऐसे कौन सी सहयोग किए जा सकते हैं। फिर यूएसए की एक एजेंसी है यूएसएड, यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके बीच में, और भारत की एजेंसी जिसका नाम है डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों के बीच में आपस में सहयोग किया जाएगा। तो हिंद प्रशांत के अंदर के क्षेत्र के अंदर सहयोग करने की बातें जो है वो कही गई। फिर हिंद प्रशांत होना कैसा चाहिए, किस प्रकार के हिंद प्रशांत को इमेजिन करते हैं, एनविजन, हमारा विजन क्या है हिंद प्रशांत को लेकर। तो हिंद प्रशांत कैसा होना चाहिए, तो एक ओपन, फ्री, इंक्लूसिव, पीसफुल एंड प्रॉस्परस जो इंडो पैसिफिक है वो होना चाहिए। ओपन, खुला होना चाहिए, फ्री, मुक्त होना चाहिए, इंक्लूसिव, समावेशी होना चाहिए। ओपन का मतलब है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, ओपन और फ्री जो है वो ये रहे। इंक्लूसिव, सभी देश इसके अंदर शामिल हो। ये पीसफुल हो, इसके अंदर यहाँ पर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार के युद्ध या फिर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं होने चाहिए। और प्रॉस्परस, कि यहाँ पर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो इस तरीके से होती रहे कि इस क्षेत्र के जो सभी देश हैं वो उससे लाभान्वित होते रहे। तो इस प्रकार के एक इंडो पैसिफिक की बात जो है वो कही गई। फिर यहाँ पर जो एम्फेसिस, जिस बात पर बल दिया गया है वो है नियम आधारित व्यवस्था पर, रूल बेस्ड ऑर्डर, कि इस इंडो पैसिफिक के अंदर नियम आधारित व्यवस्था को लागू किया जाए और सभी जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उन अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन सभी देश करें। ये सीधा सीधा इंडिकेशन जो है वो किसको है, ये चाइना को है, कि चाइना के साथ में हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर एक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, और साउथ चाइना सी के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय जो समुद्र के कानून है, उन समुद्र के कानूनों का पालन जो चीन है उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसको अपन कहते हैं यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज का पालन जो है वो चीन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ कहा गया कि नहीं, यूएन क्लॉज का ऐसा कोई देश ना हो जो कि इसका पालन ना करे, रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे और सभी लोग जो है उन वैश्विक नियम और वैश्विक जो कानून है उनका पालन करें। फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, नौवहन और वायु परिवहन की स्वतंत्रता जो है वो हिंद प्रशांत के क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए। इसको भी बाधित करने का काम जो है वो कौन करता है, वो चाइना करता है। इसके बाद में एक जो साउथ चाइना सी है, खासकर फिर इंडो पैसिफिक के अंदर भी बात की गई दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र कौन सा है, तो चीन के दक्षिण के अंदर, और अगर हम देखें वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर फिलीपींस, ये जिस एरिया को घेरते हैं
इसको कहा जाता है दक्षिण चीन सागर। और जो दक्षिण चीन सागर है, इस दक्षिण चीन सागर में चीन ने ऑलमोस्ट इस जो एरिया है या फिर ये जो सी है उसके 80% भाग पर अपना दावा कर दिया। और वो कहता है कि यहाँ से जो गुजरने वाले शिप्स हैं उन शिप्स को गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी जो नौवहन की स्वतंत्रता है, उस नौवहन की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहनी चाहिए। जो इंटरनेशनल सी है या इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उसके अंदर ऐसा कोई देश नहीं हो जो कि दूसरे देशों के नौवहन को रोके, नौवहन को भी और वायु परिवहन को भी, इसको भी कोई बाधित ना करे। और साउथ चाइना सी के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता, एक आदर्श आचार संहिता बनाई जानी चाहिए ताकि यहाँ के जो देश हैं, इसके अंदर साउथ चाइना सी में जो देश हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। जैसे हम जानते हैं कि वहां पर वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इनके कई सारे आइलैंड्स के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया और वहां पर चीन जो है वो कुछ मिलिट्री बेसिस भी बना रहा है। साथ साथ में चीन के द्वारा वहां पर जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और एक आदर्श आचार संहिता जो है बनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो किसके बारे में की गई है, इंडो पैसिफिक जो है उसके बारे में की गई। तो ये पूरा जो बातें हैं, ये पूरी बातें आती है किसके अंदर, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में। तो इस जो विजिट थी, इस विजिट के अंदर इस प्रकार का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है उसकी चीजें की गई, वो बातें जो है वो की गई। दूसरा जो सहयोग का बड़ा क्षेत्र है वो है डिफेंस कॉर्पोरेशन, रक्षा का सहयोग। रक्षा सहयोग के अंदर लगभग $3 बिलियन की जो डील है वो साइन की गई। उसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या भारत आयात करेगा, तो 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहां से आयात करेगा। रोमियो हेलीकॉप्टर्स यूएसए के एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको भारत जो है वो अब आयात करेगा। और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी आयात करेगा। पहले भी अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुके हैं। इनके अलावा इससे पहले हम चिनूक जो एयरक्राफ्ट हैं उसको खरीद चुके हैं, और C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J हरक्यूलिस, इन सब एयरक्राफ्ट्स को जो है वो पहले से खरीद चुके हैं। RAS में एक बार प्रश्न भी आ चुका है जिसके अंदर सीधे सीधे एयरक्राफ्ट का नाम दिया हुआ था और ये पूछा गया था कि ये कहाँ से खरीदा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदे, तो ये यूएसए से खरीदा गया, और अपाचे हेलीकॉप्टर भी यूएसए से। इसके अलावा कहा गया कि कुछ अन्य खरीदे जाएंगे, जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदा जाएगा, कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट जो ड्रोन्स हैं उनको खरीदा जाएगा। खासकर कॉम्बैट ड्रोन्स जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी जरूरत जो है भारत को है। फिर मानव तस्करी, हिंसक जो अतिवाद, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, साइबर क्राइम्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इनको रोकने के लिए इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, इन अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए भी भारत और यूएसए जो है वो आपस में सहयोग करेंगे। तो ये दूसरा क्षेत्र था जिसके अंदर इंडिया और यूएस की कॉपरेशन जो है वो की गई। फिर तीसरा जो क्षेत्र है वो है एनर्जी का, ऊर्जा का सहयोग। भारत और यूएसए के बीच ऊर्जा सहयोग के अंदर क्या क्या काम किए जाएंगे, तो देखो भारत के अंदर कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो IOCL और यूएसए की कंपनी है एक्सॉन मोबिल LNG प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के बीच में जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसके आयात को लेकर एक समझौता किया गया, एक MOU जो है वो साइन किया गया। दूसरा, यूएसए का एक एजेंसी है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा कहा गया है कि वो $600 मिलियन की जो एड है वो भारत को देगा, जिससे भारत के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी है उसको डेवलपमेंट किया जा सकेगा। तो ये एक और दूसरा सहयोग की बात हुई। तीसरा, NPCI और जो वेस्टिंगहाउस है, ये कहा गया कि भारत की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूएसए की जो वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी है, इन दोनों के बीच में काफी समय से बातचीत चल रही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है भारत में लगाए जाए। इस पर सहमति बनी है कि 6 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो भारत में लगाए जाएंगे। तो ये काफी पुरानी जो है डील है, काफी पुराना डिस्प्यूट जो है वो ये है, और क्लास में इसके बारे में काफी लंबी चर्चाएं जो है वो पहले से कर चुके हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें जो है वो कहां पर की गई है, एनर्जी कॉर्पोरेशन के अंदर की गई। फिर जो फोर्थ और जो लास्ट सेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन था इस विजिट का वो है हेल्थ का।
स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी सहयोग किया जाए। इसमें 2 MOU जो है वो साइन किए गए, एक तो मेंटल हेल्थ के लिए और एक मेडिकल इक्विपमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और जो चिकित्सीय उपकरण है, इन चिकित्सीय उपकरणों की सुरक्षा के लिए जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए गए। उसके अलावा जो नशीले पदार्थ हैं, इन नशीले पदार्थों को रोकने के लिए कॉपरेशन यूएसए की एक एजेंसी है जिसको कहते हैं काउंटरिंग नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप, इसके साथ में सहयोग किया जाएगा। फिर जो महिलाओं का विकास और खासकर अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए यूएसए का प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है WGDP, और भारत का एक प्रोग्राम है जिसको हम जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन दोनों के बीच में एक सहयोग जो है वो सहयोग किया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बीच में जो है वो सहयोग करने की बात कही गई। तो ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, जिन एरियाज ऑफ कॉपरेशन की चर्चा इस विजिट के अंदर कही गई। तो क्या क्या हुए एरियाज ऑफ कॉपरेशन? सबसे पहला स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन हुआ, इसके अंदर हमने स्टेटस की बात की, ग्लोबल लीडरशिप के अंदर कहाँ उन्होंने हमारा समर्थन किया है, इंडो पैसिफिक के अंदर क्या बात हुई है, उसके बाद डिफेंस की कॉपरेशन के अंदर क्या क्या डील्स हुई है, एनर्जी कॉपरेशन के अंदर क्या क्या डील्स हुई है, और हेल्थ के कॉपरेशन में क्या क्या बातें हुई। ये तो वो चीजें थी जिनको किया गया। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं भी हुई, या कुछ इस पूरी जो वार्ता थी उसकी कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, कुछ कमियां या कुछ आलोचनाएं जो है वो भी हुई है। तो क्या आलोचनाएं हुई है उसको हम जो है वो अब देखते हैं। तो इस प्रकार हमने अब तक जो बातें की है वो सहयोग की है, परंतु इस यात्रा के अंदर कुछ चैलेंजेस या कुछ चुनौतियां जो है वो भी रही है, इसलिए कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो भी की गई। और उसके अंदर जो सबसे पहली बात है वो है कि ट्रेड डील का ना होना, कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भारत और यूएसए के बीच में एक व्यापार समझौता जो है वो किया जाएगा। हालांकि यात्रा से पहले ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके कह दिया था कि भाई ट्रेड डील जो है वो इसमें होने वाली नहीं है, परंतु फिर भी ना होना ये एक बहुत बड़ी जो है निराशा की बात रही। और कई सारे क्योंकि इश्यूज जो है वो इसके अंदर है, भारत और यूएसए के बीच में अगर हम देखें तो पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है, परंतु जो मुख्य विवाद के जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे व्यापारिक विवाद जो है वो है। अभी कुछ समय पहले जो है वो जीएसपी के बेनिफिट्स यूएसए ने भारत से विड्रॉ कर लिए और इसके कारण भी भारत के जो निर्यात है वो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा WTO के अंदर कई सारे बातों को लेकर भारत और यूएसए के बीच में विवाद जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेड डील जो है वो नहीं हुई इसके अंदर, और ये इस यात्रा में ये समझा जा रहा था कि भाई ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट होगा, और वो अचीवमेंट जो है वो नहीं हो पाया, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई। दूसरी, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो डील हुई, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है, परंतु इस अफगानिस्तान और के भाई 24-25 मार्च को 24 और 25 फरवरी को यूएस प्रेसिडेंट भारत में थे, और 29 फरवरी को अफगानिस्तान के अंदर का जो तालिबान है उस तालिबान और यूएसए के बीच में एक डील हो गई, और इस डील से के अंदर भारत का जो कोई इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कोई खास इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें नहीं रखा गया, या भारत के जो हित हैं उन हितों को ज्यादा तवज्जो जो है वो इसके अंदर नहीं दी गई। तो ये भी एक दिखाता है कि भाई जस्ट आप यहाँ पर यात्रा करके गए हो और काफी बड़ी बड़ी बातें हुई, उसके बाद भी तालिबान के पर्सपेक्टिव से या अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो चीजें होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही। फिर पिछले कुछ समय के अंदर, क्योंकि यूएसए चाहता है कि तालिबान वाला या फिर मैटर उसको जैसे जल्दी जल्दी क्लोज किया जाए और अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस जो है वो बाहर निकले, इसके लिए पिछले कुछ समय के अंदर यूएसए का जो रुख है वो पाकिस्तान के प्रति काफी नरम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जब शुरू में सत्ता में आए थे तो उसके बाद में पाकिस्तान के प्रति काफी कठोर थे, और पाकिस्तान को इवन किसी प्रकार की जो बेल आउट थी, वो IMF के बेल आउट्स वगैरह भी देने के लिए वो एकदम मना कर चुके थे, उनकी जो फाइनेंशियल एड वगैरह जो है उसको भी उन्होंने रोक दिया था, और काफी बड़ा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर बनाया गया था। परंतु क्योंकि अब उनको ये बाद में फिर वापस समझ में आया कि अगर आपको अफगानिस्तान से बाहर निकलना है और तालिबान के साथ डील करनी है तो पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और इस वजह से पाकिस्तान के प्रति उनका जो रुख शुरुआत के अंदर जो कठोर रुख हुआ करता था उसके अंदर एक जरूर एक कमी या फिर एक नरमी जो है वो देखी गई है, और ये भी इंडिया यूएस रिलेशंस के अंदर एक चैलेंज की बात जो है वो दिखती। उसके बाद में मिडिल ईस्ट के अंदर
ये जो वेस्ट एशिया का पार्ट है उसके अंदर जो यूएसए की पॉलिसीज हैं और खासकर वो भी ईरान के प्रति जो पॉलिसीज हैं वो भारत के लिए काफी चिंताजनक है। भारत उसमें यूएसए का जो स्टैंड है, यूएसए की जैसे एग्रेसिव पॉलिसी है उसको भारत जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कुछ समय पहले ईरान का जो एक कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या की गई। उससे पहले सीरिया से इन्होंने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको वहां से निकाल दिया और कई सारे टेंशंस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कहीं भी इस यूएसए की जो कारस्तानियां हैं इनकी वजह से अगर वहां पर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, अस्थिरता क्रिएट होती है, तो भारत के लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि इंडिया के वहां बहुत सारे इंटरेस्ट जो है वो उस एरिया के अंदर है। वो चाहे ऑयल या एनर्जी के इंटरेस्ट हो, वो चाहे बहुत सारे इंडियन जो माइग्रेंट लेबर है वो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है, तो उनके सबके इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। और ईरान खासकर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चाबहार बंदरगाह को वहां पर बना रहे हैं और ईरान से भी हम जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं, परंतु यूएसए के प्रेशर के कारण हमने उसको ऑलमोस्ट जीरो जो है वो कर दिया है। तो ये जो एग्रेसिव पॉलिसीज जो यूएसए की है उससे इंडिया जो है उतना इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक बार तो ऐसा हो गया था कि यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई की सिचुएशन जो है वो भी हो गई थी जब कासिम सुलेमानी को मारा। तो ये अगर लड़ाई होती है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो इससे भी हम जो है वो डिफर करते हैं और ये भी एक चैलेंज जो है वो इंडिया यूएस रिलेशंस के अंदर है। फिर ऑयल हम खरीद तो रहे हैं यूएसए से, अब हम डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, ऑयल खरीद तो रहे हैं, परंतु ये जो ऑयल है ये बाकी ऑयल से काफी महंगा है। यूएसए से ऑयल खरीदना जो है काफी महंगा है अब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा है। और हालांकि अभी तक तो यूएसए इसको सब्सिडाइज करता है, पर क्या वो फ्यूचर में भी इसको सब्सिडाइज करेगा? अगर हम ईरान से या बाकियों से ऑयल नहीं खरीदेंगे और यूएसए के ऊपर अपनी अगर डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए काफी कॉस्टली जो है वो रहेगा, और फ्यूचर इसका कैसा होगा इसके बारे में अभी तक कुछ खास जो है वो पता नहीं। और फिर अगला जो है वो काटसा के कारण प्रॉब्लम है। काटसा क्या चीज है? तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस एक्ट, ये कानून है जो कि यूएस कांग्रेस के अंदर जो है पारित किया गया, और इस कानून के तहत ईरान, रूस और जो उत्तरी कोरिया है उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध यूएसए ने लगा दिए। इसके अंदर ईरान वाले डिस्कशन तो हमने कर लिया। दूसरा जो पार्ट है वो रशिया है। रशिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है भारत के लिए, और हम काफी डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो रशिया से खरीदना चाहते हैं, खासकर S-400 जो ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो वहां से खरीदना चाहते हैं। एनर्जी वगैरह की डील्स जो है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, और हम तो उससे एंगेजमेंट्स को अपने बढ़ाना चाहते हैं, पर यूएसए जो है वो साथ ही साथ के अंदर रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रहा है। और ये हमारे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस तरीके से रशिया और यूएस जो है उन दोनों को बैलेंस करें। तो इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस जो है वो भी अभी इस रिलेशन के अंदर जो है बचे हैं, और इस यात्रा के अंदर ऐसी कुछ बातें जो है वो प्रॉब्लमेटिक रही। तो अगर हम इसका कंक्लूजन करें या देखें कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड यही है कि देखो कोई भी रिलेशन जो है वो ऐसा परफेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता 100% की भाई आपके सिर्फ कॉपरेशन ही हो और बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो तो इंटरनेशनल रिलेशन में रहेगी। हर देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर देश जो है वो अपने हितों के लिए कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से यूएस भी जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। हमें जहां पर हम कन्वर्ज कर सकते हैं, जहां पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं वहां हमें कोऑपरेट करना चाहिए, जहां हम कोऑपरेट नहीं कर सकते वहां हमको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे हित जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। और यूएसए एक इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए कि इसकी जो पार्टनरशिप है या ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। ट्रेड डील में अभी तक नहीं हुई है, पर हालांकि ऐसे सिग्नल्स दिए गए हैं कि इसके ऊपर बातचीत जो है चल रही है, फ्यूचर के अंदर ये ट्रेड डील पूरी कर ली जाएगी। तो हम ये आशा रखते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये ट्रेड डील जो है कर ली जाएगी, और बाकी भी जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं इनको वे फॉरवर्ड में आगे जो है इनको एड्रेस किया जाए। तो ये था भारत के अंदर जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनकी यात्रा। अब मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस यात्रा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था डोनाल्ड ट्रंप की वो स्पीच। तो स्पीच जो है उसको निश्चित रूप से आप वापस सुनिए और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितनी वेल डिजाइंड स्पीच जो है वो थी। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस स्पीच के अंदर कुछ बहुत अच्छे आंकड़े जो है वो भी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए, और उन आंकड़ों को जरूर जो है वो
याद कीजिए, छोटे से कुछ एक आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों को देखिए कि वो कहाँ पर है और उन आंकड़ों को याद कीजिए और उसका यूज जो है वो आपने एग्जामिनेशन के अंदर जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तब उसके अंदर उसका यूज कर सकते हैं। तो ये था अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा। धन्यवाद।